हेलो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में स्टूडेंट एग्जाम ट्यूटर सीरीज में मैं आपको सामाजिक अध्ययन मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूं आपकी, ताकि सेहत उसके फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो आपकी तैयारी हो रही है, उसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। और इसका सबसे पहले एसएसटी के छोटे प्रश्न करते हैं हम, जिसमें सबसे पहला छोटा प्रश्न है, लोकनायक के नाम से हम निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नामक से प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में। तो हम इसका हमारा उत्तर ए ठीक होगा। अटल बिहारी वाजपेयी गलत है, लाल कृष्ण आडवाणी गलत है, चरण सिंह गलत है। तो आपको याद रखना आपका उत्तर क्या है, जयप्रकाश नारायण। दूसरा, हेलेनिस्टिक युग निम्नलिखित से किस सभ्यता से संबंधित है। ये यूनान सभ्यता से सही है, तो इसलिए आपका ए उत्तर ठीक है। मिस्र, माया और चीन गलत है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 1922 में मोहनजोदड़ो नामक प्रस्थल की खुदाई किसने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, या वहीलर ने की थी, या राखलदास ने की थी, या एस.आर. राव ने की थी। यह स्टूडेंट आपको बता दें कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। ध्यान रखें, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। यह 1922 में मोहनजोदड़ो की पूछे तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, राखलदास बनर्जी। इसको कई जगह पर आर.डी. बनर्जी के नाम से भी लिखा मिलेगा, वो भी आपका उत्तर ठीक है। तो याद रखना अपना, चाहे 1921 की बात आ जाए दयाराम साहनी, और 1922 की बात आ जाए तो राखलदास बनर्जी है। 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो, याद रहेगा मेरे ख्याल में आप सभी को। आगे है प्रश्न नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया था। दिल्ली के लाल किले पर चला था, ये हमने प्रश्न में पढ़ा था, तो हमारा उत्तर सी है। बाकी हमारे रोंग, आगरा का लाल किला, अहमदाबाद का किला और कलकत्ता, ये सब गलत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसल कौन सी है। स्टूडेंट जी, ये मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि रबी में भी 2 अंक और गेहूं में भी 2 अंक है। तो गेहूं के साथ, गेहूं ही नहीं बल्कि गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती हैं सारी की सारी रबी की फसल हैं। और कपास में भी 3 अक्षर हैं, और खरीफ में भी 3 अक्षर होते हैं। तो खरीफ, कपास के साथ या चावल के साथ जितनी भी फसलें होती हैं सारी की सारी खरीफ की फसलें होती हैं। यहाँ तो सिर्फ से रबी की पूछे तो गेहूं के साथ है, तो हमारा भी उत्तर सही है। तो ये ट्रिक काम करके आप किसी भी फसल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें खरीफ की फसल की, कपास भी खरीफ में है, तो धान भी इसके साथ बोई जाने वाली फसल है, ये भी खरीफ में है, और पटसन भी इसके साथ बोया जाने वाला है, तो ये भी खरीफ में है। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 6 है, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है। मिट्टी नवीकरण संसाधन है, दोबारा से उसको वही मिट्टी बन जाती है। यदि हम कोई बना देते हैं, ईंट बना देते हैं, कंकड़ बना देते हैं, या उसका मटका बना देते हैं, तो तोड़ के फिर उसका चूरा करके मिट्टी को बनाया जाता है, इसलिए नवीकरण साधन है। अनवीकरणीय और नवीकरण साधनों में यही होता है कि नवीकरण साधन में होता है उसको दोबारा उसी फॉर्म में लाया जाए, और अनवीकरणीय साधन होता है उस चीज़ को दोबारा उस फॉर्म में न लाया जा सके। जैसे पेट्रोल को एक बार जला दिया तो जलकर ख़त्म हो जाएगा, और या इसी प्रकार कोयले को यदि हम जला दिया जाए तो वो बदल कर राख हो जाएगी, वापस ही कोयला नहीं बन सकता, वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो मिट्टी तो दोबारा बन सकती है, इसलिए नवीकरण संसाधन है। सौर ऊर्जा भी नवीकरण संसाधन होता है। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण कौन से देश का है। भारत में भी आंतरिक विविधता को देखकर ही ये हमारे यहाँ संघ बनाया जाता है, और बेल्जियम में भी, और स्पेन में भी। तो तीनों ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर डी ठीक है, उपरोक्त सभी में। तो आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8, भारत में पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया। 30% दिया होता है, 30% 100 का, 30% 1/3 है, तुम्हारा बी उत्तर ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है। 79.8% थी 2011 में, तो लगभग 80% के आसपास। तो बाकी तो ज़्यादा कम ज़्यादा आंकड़े, तो इस हमारा उत्तर सही ही आएगा। ये आपका प्री बोर्ड में भी, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था आपका। निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये हमारे रिकॉर्ड के अनुसार बांग्लादेश के, लेकिन आजकल बांग्लादेश की अस्त व्यस्त है, लेकिन हमें
बांग्लादेश ही उत्तर देना है। इसके बाद नीचे लिखित दो कर्म ए और कारण बी में दिए गए हैं। इनमें वाक्यों में से आप पढ़ करने से दिए गए विकल्पों से विकल्प का चुनाव करना है। जैसे कि यदि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए किसी व्याख्या करता आपका आंसर रहेगा ए और आर दोनों से किंतु आर ए किसी व्याख्या नहीं करता आपका उत्तर रहेगा बी। और यदि ए सही है और आर गलत है तो आपका उत्तर रहेगा सी। यदि ए और आर दोनों गलत है तो आपका उत्तर रहेगा डी। तो सबसे पहले हम अभिकथन पर चलते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के आत्मा, बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी, सही है। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी माध्यम से सभी सरकारों से जुड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वैध सरकार वही है जो भागीदारी है, ये सत्ता की साझेदारी, इसका जो कारण है वो ए का कारण नहीं है, ए है बी, जो आर है वो ए का कारण नहीं है। इसलिए हम इसका उत्तर सही तो दोनों है परंतु आर वो ए किसी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बी रहेगा। इसका ये वाला उत्तर रहेगा हमारा, तो ये हम बी लिख देंगे। इसके बाद ये 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक क्षेत्रीय क्रिया है? खेती करना प्राथमिक, बैंक की सेवा तृतीयक, और फर्नीचर बनाना उद्योग द्वितीयक क्षेत्र की है, मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र की है। तो हमने यहाँ पूछा है तृतीयक क्षेत्र, तो हमारा सही उत्तर आ गया बैंक से। इसके बाद ऋण का औपचारिक स्रोत है बैंक, नियोक्ता, दोस्त, और चौथा आपका साहूकार। साहूकार अनौपचारिक है, दोस्त अनौपचारिक है, नियोक्ता अनौपचारिक है, तो हमारा सही उत्तर है बैंक या सहकारी समिति होती है। यहाँ हम सहकारी समिति नहीं दी, बैंक दिया हो तो बैंक आपका उत्तर है। 14% भी 11% जैसा है, वहीं मैं बहुत दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ज़्यादा समय लगता है आपका। तो अभिकथन यह संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। संगठित क्षेत्र जितने भी उसमें श्रमिकों का शोषण होता ही है, ये आपका ठीक है। और संगठित क्षेत्र में रोजगार का सुनिश्चित है, ये भी ठीक है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित होता है, ये इसकी सही, शोषण इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है, वे शोषण होता है, ये कोई कारण नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ए और दोनों सही तो हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए हमारा उत्तर बी है। तो यहाँ भी हम उत्तर बी लिखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे राजतरंगिणी के लेखक, कई बार आपने पहले भी किताब में पढ़ चुके हैं, इसको तो आपने याद करना पड़ेगा। आगे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत, जिसको आप कोपरा के नाम से जानते हैं, वो भारत में 1986 में, ये भारत की बात है, दुनिया की बात, संसार की नहीं है, तो 1986 में लागू कार्यशील हो गया था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था 1991 में, लेकिन जो लागू हुआ था वो बड़ा कदम था 1992 में था, जो LPG की नीति के नाम से जाना जाता है। सॉरी, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, जो स्थानीय सरकारों को, जो वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में जो 1992 में कदम उठाया गया था, उसमें स्थानीय सरकारों को सत्ता राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ सरकार से लेकर के स्थानीय सरकार को दी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, गायत्री महामंत्र का संबंध किससे है? अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद से सारे जितने भी हमारे मंत्र लिए गए हैं वे ऋग्वेद से लेकर, हमारा उत्तर डी रहेगा। खालिस्तान लोहा एशिया में सर्वोत्तम किस किस्म का है? सबसे बढ़िया लोहा तो मैग्नेटाइट टाइप का आता है। ये चारों टाइप है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमनोटाइट और सिलेटेराइट। तो इसमें मैग्नेटाइट है वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। बेल्जियम की आबादी आपने जैसा कि याद किया हुआ है पहले, बेल्जियम की आबादी ज़्यादा फ्लेसिबिंग में सबसे ज़्यादा रहती है, वो इलाके में रहता है, वो 59% रहती है। ज़्यादा जितनी भी बेल्जियम देश की आबादी है उसका 59% अकेले फ्लेसिबिंग इलाके में रहता है। अर्थवेद का ये आपका प्रश्न अगला, अर्थवेद में किसका संकलन है? तो आप देख सकते हैं इसमें अर्थवेद का सामान्य ज्ञान जुड़ी हुई समस्याओं से, तो इसके हमने अर्थवेद के बारे में बताना है। इसमें लगभग 6000 के आसपास मंत्र हैं। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, मोक्ष का उपाय बताता है और गणित विज्ञान आदि क्रिया सभी की विधियों और रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित इसमें है। मध्यकाल में भारतीय समाज के जमींदारों का संक्षेप में नोट करें। मध्यकाल में जमींदारों को स्थानीय शासक वर्ग था, जो जमींदार थे उनका बोलबाला था, उन जमींदारों का जमीन पर हक था, अधिकार था। जमींदार बड़े क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार थे। वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण के लिए करने की भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे कि राजस्थान में वर्षा जल के लिए टैंक का
अपनाया जाता है, जिसको टांका के नाम से जानते हैं, ये भूमि के नीचे बनाया जाता है। इस प्रकार आप 2 नंबर के प्रश्न में लिख सकते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है? जो दूसरे उद्योगों के लिए उत्पादन तैयार करते हैं उनको आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात का कारखाना। भारत में बहुदलीय प्रणाली, जहाँ 2 से अधिक दल होते हैं उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। तो भारत एक इसी प्रकार का देश है। यहाँ बहुदलीय प्रणाली क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ की संरचना, समाज की संरचना बहुत कठिन है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न श्रेणी के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के हैं, इसलिए यहाँ बहुदलीय बनाई गई है ताकि विविधताओं को समेटा जा सके। हैदर से बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी कार्य पर लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा अधिक हो, यदि उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जगह को हम हैदर से बेरोजगारी, ऐसी सिचुएशन को हम हैदर से बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? उपभोक्ताओं को उनके लाभ हानि के बारे में जागरूक करना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाती है। जैसे दुकानदार से सामान लेते वक्त कम ज़्यादा तोलना, या उससे के प्रति जागृत रहना और उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह देख लेना। लोकतंत्र में पारदर्शिता से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र में निर्णय लेने के कुछ नियम हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि सरकार ने उसे किस मामले में क्या निर्णय लिया तो वह इस बारे में जान सकता है, इसे को अपने विचार को साझा कर सकता है। यही लोकतंत्र की खूबी और पारदर्शिता कहलाती है। आपको अब एक केस स्टडी का प्रश्न दिया गया। ये केस है आपका, मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। ये नगर के अधीन अलग अलग देवता थे। खेत, नदियाँ, पहाड़ों की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता अनु का देवता, की पृथ्वी, सेन चंद्रमा, तमूज वनस्पति, कृषि का देवता, स्तर प्रेम की देवी, नरगल प्लेग का देवता आदि थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको, मेसोपोटामिया के लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे? बहुत अलग अलग थे, बहुत सारे देवता थे, तो हर लोग आप बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। सभी लोगों के अपने अपने देवता थे, हर शहर में अपना अलग देवता होता था। तो इसमें पहली लाइन में से अपना उत्तर दे सकते हैं। आकाश का देवता कौन था? इसमें आया है आकाश का देवता आपका अनु आया आपका, यहाँ सिर्फ अनु लिख सकते हैं आप, आकाश का देवता अनु था। इसका प्लेग का देवता कौन था? नरगल का नरगल था। बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन आपका इस पैर में। और अगला तो इसमें केस स्टडी है। तीसरा प्रश्न केस स्टडी आपकी कहती है कि वन्य जीवन संरचना भाग टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगल जाति है जो 1973 में अधिकारियों में पाया गया। देश में ये भूगोल से लिया गया। 20वीं शताब्दी काल में बाघों की संख्या का अनुमानित 55,000 से घट करके 18 रहेगी, बहुत कम रह गई थी। बाघों को मार कर उनका व्यापार करना, चोरी करना, आवासीय स्थानों को छोड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। बाघों को उनके खाल का व्यापार, उनकी हड्डियाँ और एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों का प्रयोग के कारण ही है जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं, ये देश शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। तो ये बाघों की घटता का क्या कारण है? मुख्य कारण बाघों का शिकार करना, चोरी करना और उनका व्यापार करना और जंगलों का खत्म होना, ये कुछ कारण है। ये आपके ऊपर दिए हुए हैं, उसमें से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपका आवासीय स्थलों का छोड़ना, चोरी करना, व्यापार के लिए चोरी करना, उनको मारना, भोजन के लिए आवश्यक मारना, जंगली जानवर, इसलिए ये बाघों की घटता का कारण है। बाघ परियोजना टाइगर कब आरंभ की गई थी? 1973 में आरंभ की गई। ठीक है। इसका तेज अगला प्रश्न आपका, एशिया में कौन से 2 देश हैं जो बाघों शिकार और गैर कानूनी व्यापार करने वालों को मुख्य निशाने पर है? मुख्य निशाने पर है 2, भारत और नेपाल। ये हैं एशिया में जो देश हैं जो 2/3 बाघों के आवास पर है। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर और भेदभाव का शिकार हुए जातियों के लोगों का समान दर्जे और समान अवसर के दावे का बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानून या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदवारों को किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल्यांकन अधिकारों का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र एक खासियत है, इसकी जांच परख कर और समीक्षा कर खत्म नहीं होती, और वहीं एक जांच खरा उतरे तो उसे अगली जांच आ जाती है। जब लोगों को लोकतंत्र में थोड़ा भी लाभ मिल जाए तो वे और अधिक लाभ की मांग करने लगते हैं, लोकतंत्र में से अच्छा काम चाहते हैं। और यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं, हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी हुई अपनी अन्य अपेक्षाओं को अपनिंदा खोलकर रख देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों को बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत एक कौन सा देश है? भारत
लोकतांत्रिक, अभिवर्ग जातीय, कोलिन, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला या राजतंत्र। ये हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो हमारा उत्तर सी रहेगा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज के किन वर्गों को समान अवसर दिया गया? सभी को दिया गया, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो भेदभाव से पीड़ित हो। तो उपयोग से भी हमारा डी है। लोकतंत्र प्रणाली में जांच प्रक्रिया की एक समीक्षा प्रक्रिया की गई है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सरकार के अनुसार नहीं बल्कि उस नहीं, बल्कि कोई भी इनमें से कोई भी नहीं है, निरंतर चलती रहती है। तो ये इसके कुछ प्रश्न थे। अगला आपका अर्थशास्त्र से है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट, सिक्के शामिल है। वे वस्तुएं जो पहले से ही मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है। उनके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के से बनी होती है। अनाज, पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई प्रयोग नहीं है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? इसे विनिमय का माध्यम को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि किसी भी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अतिरिक्त कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का प्रयोग करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर रुपये को अदायगी का स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया एक व्यापक रूप में सतह पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, आधुनिक समय मुद्रा को किस रूप में स्वीकार किया? विनिमय का। सबसे ज़्यादा लेन देन में इसका काम में आता है, तो विनिमय के रूप में अधिकार किया गया है। तो आपका ऊपर सूत्र हम ये पूरा का पूरा पहले की सेंस यही रही है कि इसे विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये आपका उत्तर है। भारत का केंद्र कौन सा केंद्रीय बैंक है हमारा? पहले में हमने पढ़ा केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक है, केंद्र सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक है इसका उत्तर। इसके बाद आपका जो अगला है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ये सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। आया था ना सरकार, क्योंकि यह देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होता है। क्योंकि किसी भी देश के द्वारा सरकार से प्राधिकृत करती है। ये आपके क्वेश्चन आ गए बिल्कुल। इसके बाद आपके हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों लिखने हैं आपने, तो तीनों के बारे में आप प्रश्न लिख देंगे। इसके बाद आपका एंथ्रोसाइड कोयला और बिटुन्स कोयले के बारे में अंतर पूछा है, ये आपका लिखा हुआ है। बड़े एंथ्रोसाइड बढ़िया कोयला होता है, जबकि बिटुन इससे हल्का कोयला है। ये जो एंथ्रोसाइड है वो धुआं कम करता है, बिटुन धुआं ज़्यादा छोड़ता है। ये ऊर्जा अधिक ऊर्जा पैदा होती है एंथ्रोसाइड में, और बिटुन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। 35वां प्रश्न, लोकतंत्र के विरोधी दलों की भूमिका बताइए। तो विरोधी दल जनता की दल का राजनीति का चेतना का विकास करते हैं, वे शासक दल की निरक्षता पर अंकुश लगाते हैं, ये सरकार की गलत नीति और कार्यों की आलोचना करते हैं, ये जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विपक्ष का कार्य करते हैं। तो ये जो सरकार विरोधी दल होते हैं, जो सरकार नहीं बना पाते, वे भी एक लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का शोषण होता है, इस विचार से आप सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि इनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, लोगों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता है, कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिलती है, इनको कोई हाउस रेंट वगैरह नहीं मिलता। श्रमिकों के संरक्षण के लिए सरकार नियमों का पालन नहीं होता, और यहाँ रोजगार की भी कोई सुरक्षा नहीं होती। इसके बाद आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका 37वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्यों को वर्णन करते हुए उनके बताया गया स्मारक का वर्णन करना। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पहले बताना अपना 4 आर्य कौन सी हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का निरोध का मार्ग। दुख क्या है? जन्म, नाम, नाश, योग, योग, लाभ, हानि, ये सब दुख हैं। दुख का कारण क्या है? सभी प्रकार के कारण तृष्णा और वासना है। दुख का निरोध क्या है? तृष्णा का अंत करने दुखों का छुटकारा पाया जा सकता है। दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टमार्ग वर्तन। जो अष्टमार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि भेद करने के 4 विश्वास पैदा होता है। सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहना, मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प होना, सम्यक वाणी सदैव सत्य और मीठी वाणी बोलना, सम्यक कर्म सदैव सच और अच्छे कर्म करना, सम्यक जीविका अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके बनाना, सम्यक प्रयास समय को अच्छा बनाने का प्रयास करना और शरीर से अच्छे कार्य लगाने में उचित परिश्रम करना, सम्यक स्मृति अपनी गलतियों को सदैव याद रख करके विवेक और सावधानीपूर्वक कार्य करना। ये 8 आपके अष्टमार्ग हैं जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए हैं। इन पर चल करके आप दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें जो 8वां है वो आपके सम्यक समाधि है, जो लास्ट का है। मन को एकाग्र करने के लिए आप ध्यान लगाना चाहिए आपको।
इसके बाद जो इसके 8वां में प्रश्न दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 37 में, वो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या योगदान था। तो ये 3-4 आंदोलन बताने कि ये बाल गंगाधर तिलक वो लीडर नेता थे, पत्रकार भी थे। उन्होंने 2 पत्र के संपादक भी रहे हैं, मराठा नामक पत्र और केसरी नामक 2 समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले थे। और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव पर राजनीतिक प्रयोग करके गीत और भाषणों से लोगों में प्रचार भी किया था। इन्होंने 1896 ईस्वी में विदेशी वस्त्रों की होली जला करके सरकार का विरोध किया था। इन्होंने 18 महीने की सजा भी रेड कमिश्नर की हत्या के में मिली थी। और तिलक पूरे देश में लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, जिसके लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार हम इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप करते हैं, लोकतंत्र को किन स्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता और सम से बिठाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारा देश है वो भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्मों का लोग है। तो यहाँ बीच लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। सभी यहाँ जातियों को समान अधिकार मिलता है, किसी भी धर्म को अपनाया नहीं जाता। सबका जो गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाता है। पुरुष प्रधान विषयों में रहे समाज में भी लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए 33% सीटें आरक्षण की है। और किसी धर्म और भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र में स्थिति में सामाजिक विविधताओं को संभाल लेता है। इसके 8वां में है वो 38वां प्रश्न आपका, 1992 में हुए संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं बताइए। पंचायती राज 270 से 370 पर ले आई। फिर पंचायती राजों में 1/3 महिलाओं के लिए। पंचायती राज में चुनाव नियमित रूप से करवाना हर 5 साल के बाद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जनसंख्या के अनुसार आरक्षण। राज्य सरकार का अपने राजस्व और अधिकार का भाग पंचायती आरक्षण होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए अलग से चुनाव आयोग की स्थापना करना। तो इस प्रकार आपका 38वां प्रश्न क्लियर होता है। इसके बाद हम चलते हैं 39वां प्रश्न, बहुउद्देशीय जो एक उद्देश्य का अनेक उद्देश्यों को लेकर चाहिए। नदी पर जो बांध बनाए जाते हैं अनेक उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं, जिससे बहुत से उद्देश्य होते हैं। हमें उन उद्देश्यों से हमें लाभ और हानियाँ दोनों होती हैं। बट यहाँ आपके प्रश्न में हानियाँ पूछी गई हैं। तो हानियाँ, नदियों में जल बहाव अवरुद्ध होता है, तलछट कम हो जाता है, बांध होने वाले लाभ को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं, बांध की नदियों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। और विशेष करके अंडे देने वाली ऋतु में जलीय जीवों का नदियों के स्थानांतरण का अवरुद्ध रुक जाता है। सामाजिक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गए हैं, इन्हीं परियोजनाओं के कारण बने हैं। और बहुउद्देश्य ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। उद्योगों का पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, ये इसके कई कारण है। वायु प्रदूषण, तो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण। ये आपके कुछ प्रश्न थे, बड़े इजी प्रश्न हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो मैप है आपका 40वां क्वेश्चन, वो देखिए, इसमें 2 दिए हैं आपका। एक तो ब्रिटेन पूछा हुआ है, ब्रिटेन आपका ये वाला एरिया, ये ब्रिटेन है आपका। और दूसरा आपका फ्रांस पूछा, ये आपका फ्रांस है पास लगता हुआ। तो ये दोनों देशों का आपने बताना है। ये विश्व मानचित्र में था। इसके बाद जो भारत का मानचित्र, भूगोल से मानचित्र पूछा जाता है, उसमें आपसे पूछा गया छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है, तो मुंबई में आप दिखा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मुंबई में यहाँ लिख दीजिए छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। दूसरा पूछा है चेन्नई है बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह इसमें नक्शे में गलत है, यहाँ चेन्नई यहाँ है, तो चेन्नई बंदरगाह आपकी। इसके बाद आपका जो है हीराकुंड बांध आपका यहाँ है। तो ठीक है, इसी के साथ आपका प्रश्न खत्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।